बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ गनी साहब। जी हाँ, वही 9 मई वाले। उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी कल रात। कौन कौन सी अहम शख्सियत उस तकरीब में आई और कौन कौन सी अहम शख्सियत नहीं आ सकी या नहीं आई, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि परवेज़ इलाही साहब के पेट में दर्द शुरू हो गया है। एक होता है ना मुहावरा, दर्द उठना, पेट में दर्द उठना, ये वो नहीं है, लेकिन पेट में दर्द शुरू हो गया है। जज साहब उन्हें दुआ दे रहे हैं, दवा नहीं दुआ दे रहे हैं। वो एक दीवार से परेशान है और एक जासूस के हाथों भी परेशान है। वो जासूस कौन है और वो क्या कर रहा है और परवेज़ इलाही साहब उसके हाथों क्यों परेशान है। लेकिन इससे भी अहम खबर यह है कि शेख रशीद साहब इमरान रियाज़ ख़ान के पास पहुंच गए हैं। अब या तो ये हो सकता है कि इमरान रियाज़ साहब को वो कहें चलें ठीक है एक बंदा आ गया है तो उसको बिठा लें और इमरान रियाज़ साहब को बाहर भेज दें, वो वापस आ जाएं। या ये हो सकता है कि दोनों बड़े दिनों बाद मिले हैं तो उन्हें कहे यार अब आप इकट्ठे बैठें, गपशप लगाएं, 2 दोस्त हो गए, वो तन्हाई का भी मसला नहीं है, अब तो बैठ कर गपशप लगाएं। लेकिन सॉरी टू से, खैर ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है। शेख रशीद साहब के बारे में जब कुछ दिन पहले पता चला कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया सब पर ये ख़बर बड़े ज़ोर शोर के साथ चली कि शेख रशीद साहब भी गिरफ़्तार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। उनके वकला भी ढूंढ रहे हैं और पुलिस ने तो अदालत में आके कह दिया कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। अच्छा, अब इसमें परेशानी वाली बात यह है, जो मैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ इस केस को मिला रहा हूँ, उनके केस में भी ऐसे ही हुआ था कि पुलिस ने फिर इनकार कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है। अगरचे अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शेख रशीद साहब के बारे में पुलिस कहती है कि हम जल्दी कोई अच्छी खबर दे देंगे। आईजी साहब ने कहा हुआ है वर्किंग ग्रुप बन जाते हैं। वकला भी केस की पैरवी करने के बजाय वो पंचायती सिस्टम में वर्किंग ग्रुप के साथ चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह से वैसे चीज़ें चलती तो नहीं, लेकिन खैर चूँकि ये केस भी ज़रा डिफरेंट है और इमरान रियाज़ साहब की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है वो रूटीन की बातें तो है नहीं, वो भी जिस लेवल पर चले गए थे। अगरचे मैं इस बात का हामी हूँ कि चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश करें, उसके ख़िलाफ़ चालान पेश करें और उसको सज़ा दिलवा दें अदालत से, जो अदालती कार्रवाई के मुताबिक हो। और अगर नहीं किया तो फिर इस तरह से लटकाना, अंदर रखने की बजाय ठीक है आप उसको छोड़ दें। अगर हमारे कवानीन में ऐसे लकूनाज़ हैं, इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि हम लोगों को सज़ा नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी बातें जो हमें सिर्फ जुर्म लगे उनकी बुनियाद पे लोग गायब नहीं होने चाहिए। और अब शेख रशीद साहब गायब हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ ये कि जी वो उधर होंगे, इमरान रियाज़ ख़ान साहब के पास होंगे। वो तो सिर्फ इस वजह से कि केस तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है। मसला ये है कि ये वो लोग थे जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझते थे और शेख रशीद साहब तो अलल ऐलान डंके की चोट पर ये ढोल बजाते थे कि मैं गेट नंबर 4 का आदमी, बल्कि वो अपने आप को जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उनसे भी ज़्यादा सीनियर डिक्लेयर करते थे। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब की शोहरत, सहाफ़त, उनके तमाम काम जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज ही के मरहून मिन्नत थे। वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की दिखाई हुई फ़ाइलों के सर पे शोर मचाते रहे कि कौन कौन करप्ट है, और जब उन्होंने ही ये कहा कि अब वो करप्ट छोड़ दें और ये वाले करप्ट भी हैं, वो फ़ाइलें दिखाई तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो मसला ये है कि जब आप पहले मान रहे थे जिन लोगों की बातें, तो अगली मरतबा यानी इस मरतबा मानने में क्या हर्ज था। और फिर उसमें जो एक्सट्रीम उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना बना लिया, अपना स्टांस उनका था इमरान रियाज़ साहब का, उसकी वजह से ज़ाहिर है ये सारे मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी सियासी हुकूमत ने मामलात को ठीक करने के लिए इस तरह की कानून साजी और इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया कि हम ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बच सकें, इसलिए सभी फेस कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें कोई भी हो सकता है कल को, मैं, आप, कोई भी, क्योंकि हमारी हुकूमतें इस चीज़ को, इस सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहती। मौजूदा हुकूमत से तो गिला करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट है और पता नहीं कितने देर के लिए है, वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी देर के लिए है, लेकिन बाहर उनका मैंडेट नहीं है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। वो तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे, इलेक्शन करा के चले जाएंगे। और इलेक्शन से याद आया परवेज़ इलाही साहब भी तो फंसे हुए हैं।
वही सारा असम्बली तोड़ना और सारा करना, अगर वो ये हरकतें ना करते और बल्कि उससे पहले अगर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट में वज़ीर आला बन जाते तो शायद हम इतने बड़े सियासी बहरान का शिकार ना होते। बहरहाल अनडू नहीं हो सकती चीज़ें, जो भी कुछ हुआ वो हो गया है। परवेज़ इलाही साहब को भी माफ़ी नहीं मिल रही है और वो अदालत में रो पड़े हैं। अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। जज साहब ने दवा की बजाय दुआ दी है उन्हें, तो ज़ाहिर है जज साहब जज हैं, डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो दवा तो नहीं दे सकते थे, लेकिन शायद वो अदालती निज़ाम के मुताबिक भी चलना उनके लिए इतना आसान नहीं है, तो फौरी जो आसान समझा उन्होंने दुआ दे दी है। तो क्या जज साहब की दुआएं कबूल हो जाएंगी? मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब के लिए ज़ाहिर है उनकी फैमिली, उनके घर वाले पहले भी दुआएं कर रहे होंगे। अभी शायद लगता है दुआओं की कबूलियत में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन दुआओं की कबूलियत का पता नहीं होता कब किसकी क्या दुआ कबूल हो जाए। और परवेज़ इलाही साहब कुछ और चीज़ों से भी परेशान है। उनका कहना यह है कि उनकी बैरक के बाहर एक दीवार बना दी गई है जिसकी वजह से हवा रुक गई है। परवेज़ इलाही साहब, आप वज़ीर आला रहे हैं, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वज़ीर आला तो 2 दफ़ा रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक होता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितना बुरा सलूक पहले होता रहा है शायद उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम हो रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब मुझसे ज़्यादा समझदार और मुझसे ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन, उन्हें पता है चीज़ों का कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। तो इसलिए ऐसे शोर मचाने और ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उन्हें एक टेंशन ज़रूर है कि कोई शख्स उनकी बैरक के बाहर बैठा उन पर नज़र रखे हुआ है, उनकी जासूसी कर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, एक बैरक में हैं, तो अगर कोई बाहर बैठा, एक नहीं 10 बंदे आके बैठ जाएँ, वो ऐसी कौन सी खुफिया उनकी कार्रवाइयाँ हैं, ऐसी कौन सी खुफिया एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कौन से खुफिया लोग उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं जिसके लिए उन्हें टेंशन है कि कोई देख लेगा। और वो कोई मतलब उनका ख्याल यही होगा ना कि ये कोई एजेंट होगा किसी खुफिया एजेंसी का, और ये जासूस है जो बैठकर वहाँ मेरी कार्रवाइयाँ नोट कर रहा है या मुझे मॉनिटर कर रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब, अब ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे क्या मामलात हैं? वो दौर गए, वो आपकी ऑडियोज़ हमने सुनी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब मेरा ख्याल है जेल में तो ऐसी चीज़ें नहीं है। क्या वाकई क्या फिर कोई ऐसे मामला चल पड़े हैं उनके, कोई और जिस तरह की ऑडियोज़ थी, ख़वातीन और वो सारी चीज़ें? मुझे तो नहीं लगता। और इसके अलावा अगर वो वहाँ बस आराम से रह रहे हैं, खाना पीना, कोई बुक शक पढ़ना और कोई अजीज़ कोई करीबी आ जाए तो उससे मुलाकात, तो इसमें कोई अगर मॉनिटर कर रहा है तो करता रहे। हाँ, जज साहब ने 12 ऑर्डर दे दिया कि पता करें कौन बंदा है, जासूसी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। और जासूसियों से याद आया कि जासूस भी नहीं आए और बहुत से लोग नहीं आए। जी हाँ, शादी की तकरीब थी कल सलमान फ़याज़ गनी साहब की साहबजादी की। मुझे इसकी तारीख़ के हवाले से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। मैंने शायद 6 अक्टूबर की तारीख़ आपको बताई थी, लेकिन वो कल रात वो शादी की तकरीब हुई। वहाँ पे तवक्को के मुताबिक जो लोग आने थे वो नहीं आए। मतलब ज़ाहिर है वो कोर कमांडर लाहौर रहे हैं। बड़े बड़े जनरल्स जो थे, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, जनरल आसिफ गफूर, जनरल आसिम सलीम बाजवा, ये और इस तरह के बहुत से लोगों का एक ख्याल था कि शायद ये लोग आ जाएंगे, लेकिन लगता ही है कि सभी मोहतात हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने आप को उनके साथ टैग करके। अब हैरत की बात यह है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब और जनरल आसिफ गफूर साहब शायद एक रोज़ कबल शाहिद आफरीदी की साहबजादी की जो शादी की तकरीब थी वहाँ पर गए हुए थे। अच्छा, ज़ाहिर है उसमें वो कोई ऑब्जेक्शन वाली चीज़ नहीं है, उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सभी डरते हैं। रिटायर्ड जनरल्स को मेरा ख्याल था कि शायद उन्हें इतना टेंशन नहीं होगी, वो आ जाएंगे, मामला ठीक हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनसे मिलकर लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। वो एहसास सिर्फ उनसे मिलकर ही हो जाता है, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मिलकर पता चल जाता है कि वो मैं क्या बताऊं, बस सिंपली ये समझ लें कि उनको मिलकर पता चलता है कि उन्होंने शदीद टेंशन, शदीद परेशानी वाला मुश्किल वक्त गुजारा है। तो वो कहते हैं ना, थोड़े कहे को ज़्यादा समझे। अच्छा हाँ, जनरल तो नहीं आए कोई भी, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब पहुंच गए थे। अब उमर अता बंदयाल साहब की थोड़ी सी रिश्तेदारी भी है, उनके जो समधी हैं जन साहब के, वो उमर अता बंदयाल साहब के ब्रदर इन लॉ है। तो उमर अता बंदयाल साहब का तो कोई रिस्क ही कोई नहीं ना, वो तो खुल के
उनके तो और उनके जो जिस तरह से उन्होंने वीडियोस वो ऑडियोज़ को डिफेंड किया, बचाने की कोशिश की, और वो खामोश पैगामात देते थे, वो जो कुछ करते रहे हैं, उन्हें तो टेंशन ही कोई नहीं होनी चाहिए थी। वो तो आ गए हैं तो ठीक है, वो वहाँ शादी की तकरीब में मौजूद थे, बाकी लोग नहीं आए। एहतसाब का अमल जो है वो किन किन लोगों के लिए होगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम बन पाएगा जिसमें हमारे मुल्क के निज़ाम को डीरेल करने वाले और गलत तरीके से चलाने वाले जनरल्स और जजेस को क्या कभी इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा सकेगा? नवाज़ शरीफ साहब की एक ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन क्या हुकूमत मिलने के बाद, चूँकि पहले एक हुकूमत गुजर गई है ना 16 माह की, ठीक है नहीं कर सके होंगे, उसमें बहुत सारी मजबूरी होंगी, लेकिन क्या अगर दोबारा कभी हुकूमत मिलती है तो क्या वो ऐसी चीज़ों पर कोई एक्शन ले सकेंगे और हमारा मुल्क इन मसाइल से निजात पाकर पुरअमन तरीके से चलते हुए तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा? दुआ तो यही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। लेट्स होप। शुक्रिया।